अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले ये तो पता कर ले पहले कि फर्स्ट सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स आया क्यों। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ लिमिटेशन रही होगी, तभी तो हमें जरूरत पड़ी कि हम सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स डिराइव करें, सेकंड लॉ लेकर आए। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें क्या क्या लिमिटेशन थी, किस बारे में नहीं बता रहा है, तभी तो हमें सेकंड लॉ बता रहे हैं उन चीजों के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन क्या थी? पहला ये था, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स ये बता रहे हैं, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में ये बता दिया कि भाई हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो, वर्क हो रहा है, एनर्जी में चेंज आ रहा है, बट ये नहीं बता रहा है कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो क्या है। हीट फ्लो की डायरेक्शन को नहीं बता रहा है कि हाई से लो जा रही है हीट का फ्लो, कि लो से हाई आ रहा है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो आप ये कर लो भाई कि हीट का फ्लो कोल्ड से हाई की तरफ जा रहा है, मतलब लो से हाई की तरफ जा रहा है। फर्स्ट लॉ तो यही मानने को तैयार है कि भाई हाँ हीट का फ्लो है वो लो से हाई की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन नेचुरली और रियल लाइफ में क्या हो रहा है, हीट का फ्लो कभी भी लो से हाई नेचुरली नहीं होता, मतलब स्पॉन्टेनियस नहीं होता। लो से हाई हीट का फ्लो कभी अपने आप नहीं होता। ठीक है, वो कराना पड़ेगा एक्सटर्नल सोर्स से, एक्सटर्नल फोर्स से कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नहीं बता रहा, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो को नहीं बता रहा, जबकि हीट का फ्लो हमेशा अगर स्पॉन्टेनियस होता है, हीट का फ्लो हमेशा हाई से लो की तरफ ही होता है हीट का फ्लो। तो पहली लिमिटेशन ये थी कि थर्मोडायनेमिक्स हमें हीट फ्लो की डायरेक्शन के बारे में नहीं बता रहा है। दूसरी लिमिटेशन क्या है, फर्स्ट लॉ ने ये बताया कि भाई आइसोलेटेड सिस्टम है कोई भी, तो उसकी एनर्जी क्या है, कांस्टेंट रहती है। द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, द एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड चेंज, कि उसकी एनर्जी क्या है, कांस्टेंट रहेगी। बट ये नहीं बता रहा कि जब आप जो चेंज कर रहे हो, बट डज नॉट टेल अबाउट द चेंज इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। जो आप चेंज आ रहा है वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि खुद का अपने आप ही होना, कि जो चेंज हो रहे हैं वो अपने आप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इसके बारे में नहीं बता रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, फर्स्ट लॉ ने तो ये बोला कि एनर्जी है, तो एनर्जी ऑफ वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ अनदर फॉर्म। इसने बताया कि एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाती है इक्वल अमाउंट में। अगर आपने 100 जूल एनर्जी कन्वर्ट करी तो 100 जूल ही दूसरी फॉर्म एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, मतलब 100 जूल केमिकल एनर्जी को आपने 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ये कहना चाह रहा है फर्स्ट लॉ कि जितना आप एनर्जी चेंज करें उतना इक्वल अमाउंट एनर्जी चेंज हो गया दूसरी फॉर्म में। बट ये नहीं बता पा रहा है कि एनर्जी कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। इसका मतलब ये है कि ये इम्पॉसिबल है कि आप एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कंप्लीटली इक्वल अमाउंट में कन्वर्ट कर दो, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, विदाउट डूइंग वर्क है, विदाउट चेंज इन एनर्जी, विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्क और हीट क्या है, एनर्जी चेंज को बताते हैं। वर्क, फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा हमने कि वर्क और हीट एनर्जी में आए हुए चेंज को बता रहे हैं। ठीक है, मैं अगर हीट का ट्रांसफर कर रहा हूं, मतलब क्या हुआ, एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा हूं मैं, तो हम वर्क को हम कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क को हम कंप्लीटली हीट में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन हीट को हम कंप्लीटली वर्क में चेंज नहीं कर सकते विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। बिना एनर्जी खर्च करें हम हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने तो ये बोला कि आप जितना वर्क करोगे उतनी हीट कन्वर्ट हो जाएगी, या जितनी हीट दोगे उतना आपका वर्क हो जाएगा। फर्स्ट लॉ तो ये कह रहा था, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, पॉसिबल हीट को आप वर्क में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की 3 लिमिटेशन थी। ये डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो को नहीं बता रहा था कि हीट का फ्लो की डायरेक्शन के बारे में नहीं बात कर रहा है। दूसरा, ये स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात नहीं कर रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि जो आप चेंज ला रहे हो वो स्पॉन्टेनियस हो रहे कि नहीं हो रहे। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है वो पूरा भी समझेंगे आगे। ठीक है, और थर्ड क्या बताया इसने कि आप फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो ये था कि जितनी आप हीट दे रहे हो उतना उतना का वर्क हो रहा है, जितना आप वर्क कर रहे हो उतनी की उतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये चीज गलत है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की 3 लिमिटेशन थी, कि ये तीनों लिमिटेशन की वजह से हमें सेकंड लॉ बनाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, साइंटिस्ट ने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिराइव करा, बताया क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे स्पॉन्टेनिटी के बारे में, भाई कि स्पॉन्टेनिटी क्या होता है, स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक आप कॉमन सेंस से सोचो कि भाई स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनियस सुनते क्या आता है कि इमीडिएट या फिर अपने आप होने वाला, कि खुद ही हो जाए। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, वो चीज खुद ही हो जाए, वो प्रोसेस क्या हो रहा है, खुद ही हो रहा है, उसको किसी एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प की कोई जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप हो रहा है। उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पानी गर्म है, गर्म पानी रखा हुआ है बाल्टी में, तो क्या हो रहा है, अपने आप ठंडा हो रहा है, तो वो क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। पहाड़ से पानी नीचे गिरता है, वो क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है।
समझ में आ रही बात? स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या आ रहा है? वो अपने आप हो रहा है, कोई उसको करवा नहीं रहा है, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स के वो अपने आप हो रहा है। ठीक है, जो लोहे की छड़ है, रॉड है, वो क्या है, एक तरफ से गर्म है तो एक तरफ से ठंडी है, तो हीट का फ्लो कहाँ होगा? गर्म से लो की तरफ होगा, गर्म से ठंडे की तरफ होगा, हीट का फ्लो हाई से लो की तरफ होगा। तो हीट का फ्लो क्या हो रहा है? स्पॉन्टेनियस ही हो रहा है। हीट का फ्लो क्या हो रहा है? स्पॉन्टेनियस ही हो रहा है, हाई से लो की तरफ हो रहा है। एक टाइम बाद क्या होगा? पूरी रॉड का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? एक सेम हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह गैस का एक्सपांसन, गैस हमेशा क्या होती है? हाई से लो प्रेशर की तरफ एक्सपांड हो रही है, तो वो स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो बहुत सारे जो नेचुरल जो प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस होते हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? किशमिश को पानी में भिगो के रखते हो तो क्या हो जाती है? फूल जाती है। क्यों? किशमिश के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कम है। ठीक है, तो बाहर ज्यादा है पानी की, तो पानी का जो कंसंट्रेशन है, जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है, हमेशा कहां जाती है? हाई से लो की तरफ जाती है, तो वो फूल जाती है, पानी अंदर ऑटोमेटिक आ जाता है। तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया ना आपका। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के एग्जाम्पल आपको खूब मिलेंगे। तो आपको ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने का रीजन क्या है? जो जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, वो अपने आप हो रहे हैं। ठीक है, तो स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या हो गया? तो प्रोसेस विच हैव ए पोटेंशियल टू प्रोसीड विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी या विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, वो प्रोसेस जो अपने आप हो रहा है बिना किसी की मदद से, उसको क्या बोलोगे आप? स्पॉन्टेनियस बोलोगे। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल है, आप खुद डेली लाइफ में देखोगे कि भाई बहुत से प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस हो रहे हैं। तो हम एक चीज बोल सकते हैं कि ऑल द नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस। ऑल द नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस। जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है वो आपका क्या है? इरिवर्सिबल है। जो प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस है वो आपका प्रोसेस को हम इरिवर्सिबल बोल रहे हैं। क्यों? गैस क्या हो गई? हाई से लो में एक्सपांड हो गई, वो स्पॉन्टेनियस था, उसका नेचर था गैस का हाई से लो की तरफ जाना। तो आपने कभी देखा है कि गैस अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट हो गई हो? या आपने कभी देखा है कि भाई गर्म पानी से ठंडा पानी तो अपने आप हो जाएगा? पानी गर्म है तो अब ठंडा थोड़ी देर बाद हो जाएगा, लेकिन ठंडा पानी कभी अपने आप गर्म होता है क्या? नहीं। तो जितने भी नेचुरल प्रोसेस है, जितने भी आपके स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो सारे क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होंगे, आप उनको वापस रिवर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई आपको? कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो सारे नेचुरल प्रोसेस है। जितने भी नेचुरल प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, आप उनको वापस रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको स्पॉन्टेनिटी का मतलब समझ में आ गया कि भाई स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है या स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या है? कि वो प्रोसेस जो अपने आप हो रहा है, विदाउट एक्सटर्नल हेल्प के हो रहा है, और वो प्रोसेस जो आप उनको वापस रिवर्स नहीं कर सकते, वो इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। ठीक है, अब इसके बारे में लिख लेते हैं जो स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है। ओके, तो स्पॉन्टेनिटी या स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हो गया? हैविंग द पोटेंशियल टू प्रोसीड, हैविंग द पोटेंशियल टू प्रोसीड विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के जो प्रोसेस है उसके पास खुद का पोटेंशियल है अपने आप होने का। तो प्रोसेस अपने आप हो रहा है, ये तो क्या लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, खुद की भाषा में बोले तो अपने आप हो रहा है प्रोसेस बिना किसी हेल्प के, तो वो क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। ठीक है, दूसरा क्या कह सकते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनिटी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताती है। स्टार्टिंग के थर्मो में हमने ये बात करी थी कि थर्मोडायनेमिक्स रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताती, वो कौन बताता है? काइनेटिक्स बताती है। तो स्पॉन्टेनिटी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताएगी। स्पॉन्टेनिटी इतना बताएगी कि डायमंड से क्या सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो प्रोसेस तो होगा बट वो बहुत स्लो हो रहा है, तो इतना बता देगा भाई यहाँ प्रोसेस होगा, बट कितना टाइम लगेगा, किस रेट से होगा, वो बात नहीं होगी यहाँ पे। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमने पढ़ लिया है कि वो खुद रिवर्स नहीं हो सकते, कांट बी रिवर्स्ड देयर डायरेक्शन, खुद की डायरेक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते ऑन देयर ओन, खुद अपने आप। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस खुद अपने आप अपनी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी आपने गर्म कर दिया, ठीक है, तो ठंडा अपने आप हो जाएगा, लेकिन ठंडे से वापस अपने आप गर्म नहीं होगा, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करेगा। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते। तो मैं क्या कह सकता हूं कि द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं एंड मे ओनली बी रिवर्स्ड बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। तो इसको रिवर्स करना है तो हमें बाहर एक्सटर्नल फोर्स की, एक्सटर्नल एनर्जी की मदद लेनी पड़ेगी, तभी हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, ठंडे पानी को गर्म करने के लिए क्या करेंगे हम? पानी की रॉड लगाएंगे या गर्म हो जाएगा वो अपने आप। ठीक है, तो हमने क्या लिया? एक्सटर्नल हेल्प ली है, इसलिए वो वापस रिवर्स हुआ है।
तो ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है। और जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, इरिवर्सिबल, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया भाई कि स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है, लेकिन स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया कौन डिसाइड करेगा, कि कौन बताएगा कि भाई ये कि अगर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। देखने से थोड़ी ना पता चलेगा, देखने से आपने ये तो पता लगा दिया कि भाई हाँ ये हो रहा है, हीट का फ्लो हो रहा है, लेकिन जब उसको हम फॉर्मूले के रूप में प्रूव भी तो करना पड़ेगा, उसका डेरिवेशन बनाना पड़ेगा भाई कि ये क्या चीज है जो हमें बताएगा कोई रिएक्शन हो रही है कि नहीं होगी। तो उसके लिए हमें कुछ पता होना चाहिए कि भाई वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। देखने से थोड़ी ना पता चलेगा कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने दो चीजों को मिक्स कर दिया रिएक्टेंट को, अब आप वेट कर रहे हो कि भाई हाँ रिएक्शन अपने आप हो रही है कि नहीं हो रही है, वो कैसे पता चलेगा। तो हमें कुछ ना कुछ क्राइटेरिया चाहिए कि जिससे हम बता सके कि वो प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस हुआ है या वो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस हो रही है, ठीक है। तो क्या एंथैल्पी वो क्राइटेरिया है जिससे हम कह सकते हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। जितने भी प्रोसेस मैंने बोले कि भाई हीट का फ्लो क्या हो रहा है, हाई से लो की तरफ हो रहा है, पानी गर्म था ठंडा हो रहा है, इसका मतलब क्या हो, पानी ने अपनी एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है तभी तो वो क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है और फिर वो स्पॉन्टेनियस हो रहा है। जैसे हीट का फ्लो हाई से लो हो रहा है, उसमें भी क्या हो रही है, हीट डिक्रीज हो रही है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि एनर्जी का डिक्रीज होना या हीट का रिलीज होना वो स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया है। क्या इज डिक्रीज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या होता है, हीट की कमी एंथैल्पी में बढ़ते हैं ना, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। अगर हीट रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक है, तो क्या एंथैल्पी में डिक्रीज होना क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिटी का। ये बात करते हैं क्या एंथैल्पी डिक्रीज होना मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आना ही क्या क्राइटेरिया है उसका स्पॉन्टेनिटी का, बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो ये प्रोसेस लिखे हुए हैं, इन दो प्रोसेसों में देखोगे आप कि इसमें क्या हो रहा है, डेल्टा एच आपका क्या है, डेल्टा एच रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो ये क्राइटेरिया तो बता रहा है कि जब एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है तब आपका प्रोसेस क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है। प्रोसेस क्या है आपका, स्पॉन्टेनियस। ये दो प्रोसेस तो बता रहे हैं कि जब आपका प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो रहा है, यानी कि जब एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, एंथैल्पी नेगेटिव है मतलब वो डिक्रीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो मतलब वो हाँ वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है। ये दोनों प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रहे हैं कब, जब एंथैल्पी डिक्रीज होने पर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रहा है। तो क्या एंथैल्पी में डिक्रीज होना स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया है, नहीं। कुछ रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक होती है, जहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, फिर भी वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है। कुछ प्रोसेस है जैसे ये दो एग्जांपल है जिसमें क्या हो रही है, आपकी एंथैल्पी पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर भी वो आपका प्रोसेस क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है। तो एंथैल्पी वो क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेस पे हम बोल सके कि एंथैल्पी में डिक्रीज होना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या एंथैल्पी में इंक्रीज होना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो एंथैल्पी आपका वो क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेस पे हम बोल सके कि अगर एंथैल्पी नेगेटिव आ रही है तो वो स्पॉन्टेनियस है या एंथैल्पी पॉजिटिव आ रही है तो वो स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि दोनों ही आपने एग्जांपल देखे हैं। एक्सोथर्मिक हो रहा है तो भी स्पॉन्टेनियस हो रहा है, एंडोथर्मिक है तो भी स्पॉन्टेनियस हो रहा है। तो हमें क्राइटेरिया लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपका दूसरा स्टेट फंक्शन इंट्रोड्यूस होगा, एंट्रोपी। एंट्रोपी आपका वो क्राइटेरिया आएगा जो डिसाइड करेगा कि प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब एंट्रोपी की बात करते हैं कि एंट्रोपी होता क्या है, ठीक है। तो हम बात करते हैं एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। आपकी जो इक्वेशन है डेल्टा जी क्या, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, यही तो होता है। अगर आपका डेल्टा जी नेगेटिव आता है, ये पढ़ा है हमने, आप पढ़ेंगे अभी आगे, मतलब डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव है तो वो क्या आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर डेल्टा जी आपका पॉजिटिव है तो आपका प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा जी आपका जीरो है मतलब वो क्या इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। अब हमने ये क्राइटेरिया डेल्टा जी बता रहा है कि भाई प्रोसेस, अगर डेल्टा जी क्या होता है, फ्री एनर्जी होती है, अगर फ्री एनर्जी आपकी डिक्रीज हो रही है तो आपका प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। अब डेल्टा एच अगर जीरो कर दूं मैं यहाँ पे, डेल्टा एच जीरो होने पर भी प्रोसेस आपका क्या होगा, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी आपका डेल्टा एच जीरो होते हैं, यहाँ किसके बराबर है, माइनस टी डेल्टा एस। अगर आपकी एंथैल्पी जीरो है तो फिर कौन डिसाइड करेगा आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, वो प्रोसेस डिफाइन करेगा ये डेल्टा एस है आपकी एंट्रोपी। अगर आपकी एंट्रोपी पॉजिटिव है
तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, डेल्टा जी आपका क्या आएगा नेगेटिव। तो प्रोसेस क्या हो गया आपका स्पॉन्टेनियस हो गया। अगर एंट्रोपी आपकी नेगेटिव आ गई तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस, डेल्टा जी क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव। तो एंट्रोपी आपका वो क्राइटेरिया है जो डिसाइड करेगा कि प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। बात समझ में आ रही है। डेल्टा एच आपका वो क्राइटेरिया नहीं है जो डिसाइड कर रहा है कि प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। डेल्टा एच को मैं 0 कर दूं तो आपका जो डेल्टा जी किसके बराबर आ जाएगा -t डेल्टा एच के बराबर। बात समझ में आ रही है। तो हम बात करेंगे कि एंट्रोपी एज ए क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। तो एंथैल्पी यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, डेल्टा एच 0 है, डेल्टा एच 0 है तो भी आपकी जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होगा या हो सकता है। डेल्टा एच 0 है तो भी आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है। तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें कोई एक नया क्राइटेरिया चाहिए, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कि ये कंटेनर है, आइसोलेटेड कंटेनर है, इसके एक पार्ट में एक ए गैस भरी हुई है, दूसरे पार्ट में बी गैस भरी हुई है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, इस पार्टीशन को हटा देते हो तो दोनों गैस क्या होने लग जाएगी, डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपने पार्टीशन हटाया दोनों गैस क्या हो गई, डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया, दोनों गैस आपस में मिक्स हो गई, ठीक है। अब बिफोर द डिफ्यूजन, जब इस पार्टीशन को मैंने नहीं हटाया था, अगर मैं एक कंटेनर को बोलता भाई एक कंटेनर में क्या है, या एक कंटेनर से किसी मॉलिक्यूल को निकालता तो बोलता भाई कि हाँ ये ए गैस का मॉलिक्यूल है, बी गैस में से किसी मॉलिक्यूल को निकालता तो ये होता है कि हाँ ये बी गैस का मॉलिक्यूल है। लेकिन जैसे डिफ्यूजन हो गया, पार्टीशन हटा दी, डिफ्यूजन हो गया, डिफ्यूजन के बाद क्या हुई, दोनों गैसें मिक्स हो गई, पूरी डिफ्यूज हो गई। अगर अब मैं इसमें से कोई मॉलिक्यूल निकाल के बोलूं कि ये ए का मॉलिक्यूल है या ये बी का है, तो वो मेरे लिए बोलना ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अब दोनों गैसें मिक्स हो गई है। जो भी मॉलिक्यूल आएगा तो मैं उसको ये नहीं बोल सकता भाई ये ए का ही है या बी का ही है। तो गैसें क्या हो गई, मिक्स हो गई। तो सिस्टम आपका क्या हो गया, लेस प्रिडिक्टेबल हो गया। अब आप यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जो मैं मॉलिक्यूल ले रहा हूं वो ए गैस का ही है या बी गैस का है। बिफोर डिफ्यूजन हम प्रिडिक्ट कर सकते थे आराम से कि भैया ये ए गैस मॉलिक्यूल है, ये बी गैस मॉलिक्यूल है। लेकिन जैसे आपने डिफ्यूजन करा, पार्टीशन हटाया, तो गैसें मिक्स हो गई, तो क्या हो गया, लेस प्रिडिक्टेबल हो गया। तो कोई भी सिस्टम होता है उसकी जो एनर्जी होती है, उसकी टेंडेंसी क्या होती है, मोर डिसऑर्डर होना, लेस प्रिडिक्टेबल होना। बात आ रही समझ में आपको। देयर इज ऑलवेज टेंडेंसी फॉर ए सिस्टम एनर्जी टू बिकम मोर डिसऑर्डर्ड या मोर क्या कहते हैं रैंडमनेस। किसी भी सिस्टम की टेंडेंसी क्या होगी, किसी भी सिस्टम की एनर्जी की टेंडेंसी क्या होगी, मोर डिसऑर्डर्ड होने की, मोर रैंडमनेस आने की उसमें, ठीक है। तो एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे, लेस प्रिडिक्टेबल हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि क्या, कि जो क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिटी का, तो नया हमें क्राइटेरिया क्या लिया है, एस। एंट्रोपी को किससे डिनोट कर रहे हैं, एस से। एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या बता रही है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस या फिर डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। आपका सिस्टम यहां पे क्या हो गया, सिस्टम में रैंडमनेस आ गई, डिसऑर्डर आ गया, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी आपकी, एंट्रोपी क्या, आप जो एनर्जी, सिस्टम की जो एनर्जी वो क्या, लेस प्रिडिक्टेबल हो गई, उसमें रैंडमनेस ज्यादा आ गई। हर एक सिस्टम की एनर्जी की टेंडेंसी क्या हो रही है, मोर डिसऑर्डर होने की टेंडेंसी हो रही है। तो मैं उसको उसको मैं एनर्जी तो बोल ही सकता क्योंकि एनर्जी को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। तो उस एनर्जी को, जो अनअवेलेबल एनर्जी है, वो एनर्जी जो सिस्टम को मोर लेस प्रिडिक्टेबल बना रही है, उसको हम क्या बोल देते हैं, एंट्रोपी बोल देते हैं। कि एंट्रोपी क्या है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिग्री ऑफ डिसऑर्डर को बता रहा है। रैंडमनेस जितनी ज्यादा होगी, डिसऑर्डर उतना ही ज्यादा होगा, या रैंडमनेस जितनी ज्यादा होगी एंट्रोपी आपकी उतनी ज्यादा होगी, डिसऑर्डर जितना ज्यादा होगा आपकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो एंट्रोपी चेंज का मतलब, जब हम, ये तो बात हो गई ऐसे रैंडमनेस की बात, जब एटम और मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उनका रीअरेंजमेंट देखेंगे। जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल का और एटम का, उसमें क्या चेंज आ रहा है। जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हो, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते समय अगर एटम्स का रीअरेंजमेंट और मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट जा रहे हो तो जो उसका रीअरेंजमेंट एटम का वो डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब क्या हो गया, आपकी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स डिक्रीज, एंट्रोपी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। बात है समझ में, कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम
डिसऑर्डर या रैंडमनेस का मतलब क्या है, जो आपका अरेंजमेंट था ओरिजिनली, अगर उसमें आप छेड़छाड़ हो रही है या वो डिस्टर्ब हो गया तो उसमें रैंडमनेस आ गई। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या होगी, डिग्री ऑफ रैंडमनेस है। अगर आपके रिएक्टेंट में अरेंजमेंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल का अगर अरेंजमेंट चेंज कर दूं या उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगी तो क्या हो गया, आपकी एंट्रोपी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। एंट्रोपी का मतलब ये क्या है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। अगर रिएक्टेंट चेंज कर दो तो उसका जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो गया तो आपकी एंट्रोपी क्या हो गई, इंक्रीज हो जाएगी। ये क्या कह सकते हैं, डिक्रीज इन रेगुलरिटी, डिक्रीज इन रेगुलरिटी। तो क्या होगा, एंट्रोपी आपकी क्या हो जाएगी, एंट्रोपी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपका रेगुलरिटी टेस्ट डिक्रीज हो गई, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो उनमें क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए एंट्रोपी क्या होगी, सबसे कम होगी। बात समझ में आ रही, जो सॉलिड होते हैं उनमें जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल होता है वो एक ऑर्डर्ड वे में होता है, रेगुलर वे में होता है। तो उसका मतलब क्या हुआ, उसकी एंट्रोपी बहुत कम है। जबकि गैसेस क्या होती है, बिखरी हुई रहती है, फैली हुई रहती है। तो गैसेस की एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इतना ऑर्डर्ड वे में नहीं होता है। ठीक है, तो बात में करूं एंट्रोपी का ऑर्डर, एंट्रोपी का ऑर्डर तो सबसे ज्यादा किसकी ज्यादा होगी एंट्रोपी, गैस की, फिर लिक्विड की, और सबसे कम किसकी होगी एंट्रोपी, सॉलिड की। क्योंकि सॉलिड में जो अरेंजमेंट है वो क्या, रेगुलर अरेंजमेंट है, क्योंकि गैसेस में इस तरह का अरेंजमेंट होता नहीं है। तो एंट्रोपी क्या है, एक तरह का डिग्री ऑफ रैंडमनेस है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, एंट्रोपी बोल रहे हो। अब ये तो आपने सिर्फ एक थ्योरेटिकली वे में बोल दिया कि भाई हाँ, कि भाई डिग्री ऑफ रैंडमनेस को एंट्रोपी बोल रहे हो, लेकिन एंट्रोपी को क्वांटिफाई कौन करेगा, एंट्रोपी का फॉर्मूला तो निकालना पड़ेगा हमें, ताकि हम प्रोसेस को बता सके कि उसकी एंट्रोपी इतनी इतनी है। सिर्फ रैंडमनेस देख के थोड़ा बता सकते हैं कि भाई इसकी एंट्रोपी बढ़ गई, कम हो गई, क्या हो गई। तो एंट्रोपी को क्वांटिफाई करने के लिए उसका एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, भाई एंट्रोपी होता क्या है, कैसे हम उसका जो एंट्रोपी का फॉर्मूला पढ़ते हो आप, एंट्रोपी का होता है डेल्टा एक्स इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला का, जिससे क्या हो रहा है, रैंडमनेस ही तो बढ़ रही है। एंट्रोपी क्या बोल रहे हो, डिग्री ऑफ रैंडमनेस ही है। जैसे आपने पानी को गर्म करना स्टार्ट करा, हीट देना स्टार्ट करा, तो वाटर की मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उनमें मोशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, उबलने लग गया, जो बॉन्ड है वो टूटने लग गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने सिस्टम की डिसऑर्डर को बढ़ा दिया, सिस्टम की रैंडमनेस को बढ़ा दिया। कैसे, आपने हीट देखे, हीट देने से क्या हुआ, सिस्टम की रैंडमनेस बढ़ गई, क्योंकि उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर मोशन था वो स्टार्ट हो गया। जो मॉलिक्यूलर मोशन पहले बंद था, पहले नहीं हो रहा था, 0 केल्विन के ऊपर नहीं हो रहा था, जैसे आपने उसको हीट दी, उससे क्या हुआ, उसका जो मॉलिक्यूलर मोशन था बढ़ गया, रैंडमनेस इंक्रीज हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जो हीट है, डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। हीट का एंट्रोपी के ऊपर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, हीट जितनी बढ़ेगी एंट्रोपी आपका बढ़ गया। बात समझ में आ रही है आपको, बात क्या, आपने हीट देने से क्या हुआ, उसकी रैंडमनेस बढ़ गई। तो हीट का एंट्रोपी पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, हीट बढ़ी तो एंट्रोपी बढ़ गई। फिर हम पढ़ते हैं कि भाई हीट होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, हीट का एक प्रोसेस ही तो है। हीट हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हीट होता क्या है, डिफरेंस इन टेम्परेचर, हीट इज प्रोड्यूस्ड एज ए डिफरेंस इन टेम्परेचर। हीट टोटली टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा तो हीट प्रोड्यूस होगी। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा रैंडमनेस भी तो उतनी ज्यादा होगी, टेम्परेचर में चेंज जितना ज्यादा होगा हीट उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, हीट जितनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो रैंडमनेस भी उतनी ज्यादा होगी। तो एक टेम्परेचर वाला भी फैक्टर आ गया यहाँ पे कि टेम्परेचर भी रैंडमनेस को बढ़ा रहा है या डिक्रीज करेगा, वो पता करते हैं। क्योंकि हीट है वो टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, एंट्रोपी से रिलेटेड होगा। अब मैं यह बात करता हूं कि भाई दो सिस्टम है मेरे, ठीक है, इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है, ओके, बट T2 इज ग्रेटर देन T1 है, T2 इज ग्रेटर देन T1 है, ओके। दो सिस्टम है और T2 इज ग्रेटर देन T1 है। अब मैं दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ हीट दे रहा हूं, माना 10 जूल हीट है, ठीक है। अगर इस सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है, इसका आप मानो भाई 100, इसका 0 केल्विन है, ठीक है, और इसका 273 केल्विन है, ठीक है। इसका कितना हो गया, 300 केल्विन मान लो भाई, ठीक है। तो
जीरो केल्विन पे क्या होगा, सिस्टम अपनी रेस्ट में, उसमें किसी तरह का मॉलिक्यूलर मोशन नहीं हो रहा है, जो भी मॉलिक्यूल है वो अपने स्टेबल है, किसी तरह का मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें यह स्पेस समझ लो भाई, दोनों बीकर में आपके क्या थे, पानी थे, दोनों बीकर में आपके क्या है, पानी है। एक पानी ठंडा है आपका, मतलब नॉर्मल पानी है, नॉर्मल पानी का टेम्परेचर है, ठीक है, ठीक है। दोनों में वाटर है, इसमें एक नॉर्मल वाटर है और इसमें हॉट वाटर, में तो उबलता हुआ पानी है इसमें, ठीक है, पानी उबल रहा है इसमें। अब आप क्या कर रहे हो, दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हो। बात आराम से सुनना कि दोनों में पानी है, एक में नॉर्मल पानी है, एक में हॉट वाटर है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, एक मैं दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ हीट दे रहा हूं। तो मैंने 10 जूल हीट कब दी, T1 टेम्परेचर पर, और यहाँ पे मैं 10 जूल हीट दे रहा हूं T2 टेम्परेचर पर, ठीक है। तो एंट्रोपी किसकी ज्यादा बढ़ेगी, जब इस सिस्टम का टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा है, ये पानी तो ऑलरेडी उबल ही रहा है, तो इसकी रैंडमनेस तो ऑलरेडी ज्यादा है, जो इसकी रैंडमनेस है वो ऑलरेडी ज्यादा है। बात समझ में आ रही है कि इस सिस्टम, इस उबलते हुए पानी के अंदर तो मॉलिक्यूल वैसे ही उछल रहे हैं पानी के, तो इसकी रैंडमनेस तो ऑलरेडी ज्यादा है। तो आप इसको 10 जूल हीट दोगे तो इसकी रैंडमनेस में कोई फर्क नहीं आएगा, कोई इंक्रीज नहीं होगी। बात है समझ में, क्योंकि इस सिस्टम की ऑलरेडी रैंडमनेस तो बढ़ी हुई है टेम्परेचर की वजह से। लेकिन जब इसकी बात करोगे, इसका टेम्परेचर T1 है, इसकी कंपेरिजन में कम है, नॉर्मल पानी है, जब आप इसको हीट दोगे 10 जूल की, तो अब इसकी रैंडमनेस क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, क्योंकि इसकी रैंडमनेस तो ऑलरेडी थी, तो रैंडमनेस में इंक्रीज तो आया ही नहीं कुछ भाई। जब इसकी एंट्रोपी क्या थी, ऑलरेडी बढ़ी हुई थी, जो इसकी इनिशियल स्टेट थी, इसकी इनिशियल स्टेट ही क्या है, जहां पे इसकी एंट्रोपी ऑलरेडी बढ़ी हुई है, रैंडमनेस बढ़ी हुई है, जब आप इसको हीट दे रहे हो तो इसकी रैंडमनेस में इंक्रीज आएगा ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बढ़ी हुई है। लेकिन जब आप यहाँ पे देखोगे तो जो नॉर्मल पानी है उसकी तो रैंडमनेस बिल्कुल अभी है ही नहीं, क्योंकि पानी नॉर्मल पानी है, मॉलिक्यूल रिलैक्स है। जैसे ही आप इसको हीट दोगे 10 जूल की, जैसे आप इसको हीट दोगे, उससे क्या होगा, मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज होगा, रैंडमनेस इंक्रीज होगी, तो रैंडमनेस बढ़ गई। इस सिस्टम के कंपेरिजन में इसकी रैंडमनेस बढ़ गई, कब, जब मैंने दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ हीट दे रहा हूं, बट दोनों का टेम्परेचर क्या है, अलग अलग है। तो आपने देखा कि हाई टेम्परेचर पर एंट्रोपी में इंक्रीज तो आया ही नहीं, जब टेम्परेचर हाई करा मैंने सिस्टम का तो एंट्रोपी में इंक्रीज आया ही नहीं। लेकिन लो टेम्परेचर पर जब मैंने हीट दी तो एंट्रोपी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। लो टेम्परेचर पे जब मैं हीट दे रहा हूं तो सिस्टम की रैंडमनेस इंक्रीज हो गई, लेकिन एक हाई टेम्परेचर पे जब मैं उसको हीट दे रहा हूं तो उसकी रैंडमनेस इंक्रीज नहीं हो रही है। तो क्या आया, एंट्रोपी है वो टेम्परेचर की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। एंट्रोपी क्या हो गई आपके, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि हाई टेम्परेचर पर सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज नहीं हो रही है, जबकि लो टेम्परेचर पे अगर मैं गिवन अमाउंट ऑफ हीट दे रहा हूं तो सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसलिए ये आपका रिलेशन आया है कि डेल्टा इज इक्वल टू क्यू बाय टी आता है। डेल्टा इज इक्वल टू क्या है आपका, क्यू बाय टी, कि हीट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन टेम्परेचर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है रिलेशन। क्यों आ रहा है आपको समझ में आ गया कि एक इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि हाई टेम्परेचर पे एंट्रोपी, आप हाई टेम्परेचर पे अगर हीट दे रहे हो सिस्टम को तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज नहीं हो रही है, कंपेयर टू किसके, जब आपका टेम्परेचर लो है और उतना ही अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को दे रहे हो तब सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। तो ये आपको रीजन समझ में आया कि भाई रीजन क्या है कि आप एंट्रोपी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो आपका ये क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया एक, डेल्टा एस बराबर क्या जाएगा, क्यू बाय टी। यही तो आपका सेकंड लॉ आ जाएगा यहाँ पे, डेल्टा एस बराबर क्या आ गया, क्यू बाय टी, ठीक है। ये सेकंड लॉ, डेल्टा एस बराबर क्या है, क्यू बाय टी। डेल्टा एस, जब भी हम एंट्रोपी की बात करेंगे तो यूनिवर्स की बात करेंगे, डेल्टा एस यूनिवर्स या डेल्टा एस टोटल क्या होगा, इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन 0। जब भी आप एंट्रोपी में चेंज की बात करोगे तो हमेशा एंट्रोपी में चेंज सिस्टम और सराउंडिंग को इंक्लूड करके बोलोगे। जब भी आप एंट्रोपी बोलोगे भाई एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो उसका मतलब क्या है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग को आप देख के बोल रहे हो। सिस्टम और सराउंडिंग की दोनों एंट्रोपी को जोड़ोगे तब आपको देखना है कि वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है तब तो आपकी एंट्रोपी बढ़ रही है, अगर वैल्यू आपकी लेस देन 0 आ रही है तब आपकी एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। एंट्रोपी आप कभी भी सिस्टम की नहीं बोलोगे भाई सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ गई, आप हमेशा बोलोगे डेल्टा एस यूनिवर्स को, कि डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होता है,
सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी, दोनों को जोड़ने के बाद आप अगर उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है तब आप बोलोगे कि हाँ प्रोसेस आपकी एंट्रोपी बढ़ रही है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है। बात समझ में आ रही है कि आप सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी को जोड़ोगे, उसके बाद आपको देखना है कि वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, तब आप उसको बोलोगे प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। अगर आपकी एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स लेस देन 0 आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। दोनों को जोड़ के बोलना है। कभी भी आप जो एंट्रोपी में चेंज निकालोगे वो कौन सा निकालोगे, यूनिवर्स का निकालोगे, कि दोनों को जोड़ने के बाद आपकी एंट्रोपी बढ़ रही है या घट रही है, तब आपको बोलना है कि प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। एंट्रोपी अगर इंक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा इस यूनिवर्स क्या है, यही तो हम बोल रहे कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी क्या लगातार इंक्रीज हो रही है। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, लगातार बढ़ रही है। तो ब्रह्मांड में क्या आ गया, दोनों आपके सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग यही तो पढ़ा था कि यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स क्या था, सिस्टम प्लस सराउंडिंग था। सिस्टम क्या था, जहां पे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, अदर देन सिस्टम क्या था, सराउंडिंग। तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स या एंट्रोपी ऑफ टोटल में आप सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को देखोगे कि दोनों की एंट्रोपी क्या है, और दोनों को जोड़ने के बाद आपकी जो एंट्रोपी क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है या लेस देन 0 आ रही है, ठीक है। तो एंट्रोपी क्या आ गई आपकी, टोटल एंट्रोपी या यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होगी, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अगर आपकी टोटल एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है मतलब आपकी क्या हो रही है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है प्रोसेस क्या हो रहा है आपका, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, ठीक है। जब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तब आपकी एंट्रोपी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तब आपकी एंट्रोपी क्या होगी, मैक्सिमम, एंट्रोपी मैक्सिमम होगी किसकी, सिस्टम की। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज मैक्सिमम। जब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तब आपकी सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी, मैक्सिमम। लेकिन जब आप एंट्रोपी में चेंज देखोगे, टोटल एंट्रोपी क्या होगी आपकी, 0। टोटल एंट्रोपी में चेंज 0 होगा। भाई जब सिस्टम की एंट्रोपी मैक्सिमम होगी तो सराउंडिंग की उतनी ही कम होगी, तो दोनों का जब आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात आ रही समझ में कि इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, सिस्टम की एंट्रोपी मैक्सिमम है, रैंडमनेस फुल है, तो क्या होगा, सराउंडिंग की रैंडमनेस उतनी कम होगी, सराउंडिंग की एंट्रोपी उतनी कम होगी। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो आपकी टोटल एंट्रोपी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो आप कह सकते हो, क्या आपका स्टेटमेंट बन गया कि एट ए इक्विलिब्रियम द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज मैक्सिमम बट चेंज इन एंट्रोपी मतलब की क्या बात हो रही है, टोटल एंट्रोपी की बात हो रही है, बट चेंज इन एंट्रोपी इज 0 एट ए इक्विलिब्रियम सिस्टम। एट ए इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, सिस्टम की एंट्रोपी मैक्सिमम होगी, बट एंट्रोपी में चेंज की बात करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो डेल्टा एच सिस्टम क्या आ जाएगा, क्यू सिस्टम की हीट अपॉन टी टेम्परेचर, यह आपका एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एंट्रोपी जब भी आप निकालोगे वो किसकी आएगी, टोटल यूनिवर्स या टोटल। जब भी आपको बोलना है कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो सिस्टम और सराउंडिंग की दोनों को जोड़ के बोलना है कि हाँ भाई एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। टोटल एंट्रोपी बोलोगे आप हमेशा कि इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, तो टोटल एंट्रोपी में क्या आ गया, सिस्टम प्लस सराउंडिंग आ गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें एंट्रोपी की जरूरत क्यों पड़ी है, एंट्रोपी क्यों आया, ठीक है, किस कारण था कि हमें एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो आपकी एंट्रोपी भी क्या है, एक डेल्टा एच क्या है, आपका एक स्टेट फंक्शन है, ओके। डेल्टा एच आपका क्या, स्टेट फंक्शन, मतलब एंट्रोपी आपकी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है, किस पाथ से आप रैंडमनेस बढ़ा रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एंट्रोपी क्या होगी, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करिए कि इनिशियल स्टेट पे मेरी एंट्रोपी क्या थी और फाइनल स्टेट पे एंट्रोपी क्या है, किस पाथ से होकर आपने वो एंट्रोपी में चेंज आया है उस पर वो आपकी डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। तो एंट्रोपी क्या हो गया, आपका स्टेट फंक्शन हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा भाई कि एंट्रोपी होता क्या है, क्यों हमको इसकी जरूरत पड़ी, टोटल यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या है, ये सब। जब आपको ये काम करना है तो आपको एनसीईआरटी की किताब से ये एंट्रोपी वाला चीज समझनी है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि चीजें क्या है, कैसे है, ठीक है। बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो चाहे कहीं से पढ़ो, उसके बाद बुक पढ़ना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।